वही शुरू करते हैं। एनुअल एग्जाम 2025 कक्षा 11वीं। इसके अंदर जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था निम्न में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। कौन कौन से दिए गए थे? पहला पर्वत, बी सड़कें, सी नदियां, डी मैदान। ऊपर देखिएगा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। पर्वत हमारा प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाए हैं। नदियां प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। मैदान प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। सड़कें क्या हैं? मानव निर्मित हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि सड़कें। दूसरा प्रश्न था हमारा, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं वह किस नाम से जानी जाती है? युवाकार की घाटी, संधि घाटी, गॉर्ज, कैनियन। तो इसमें हमारा उत्तर है कैनियन, जिसके खड़े ढाल होते हैं। पहले वी आकार की घाटी बनती है नदी के द्वारा, फिर गॉर्ज बनता है और उसके बाद और ज्यादा खड़े ढाल होने के बाद ज्यादा वर्टिकल इरोजन से कैनियन का निर्माण होता है। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1795 में, 1796, 1797, 1798। तो हमारा इसका उत्तर है बी 1796। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक या अनुभविक। तो कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो अनुभविक आधार के ऊपर दिया था। तो उत्तर है डी अनुभविक। किस सागर की लवणता अत्यधिक है? लाल सागर, मृत सागर, रोम सागर, बाल्टिक सागर। तो इसमें हमारा उत्तर है बी मृत सागर 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सबसे ज्यादा लवणता हमारी है मृत सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, हिंद महासागर में। तो हमारे लक्षद्वीप हैं वो अरब सागर में स्थित हैं। तो उत्तर हमारा है बी अरब सागर। कौन सी देशांतरीय रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? इसमें बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो उन्होंने अक्षांश रेखा का उत्तर दिया होगा। तो यहाँ पे पूछी गई है कौन सी देशांतरीय रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये हमारे जो जहां से टाइम लिया गया भारत के मध्य से वो देशांतरीय रेखा गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतरीय रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आइए मैप के ऊपर देखते हैं कि हमारा भारत है और ये जो देशांतर रेखा है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्व की तरफ का, एक पश्चिम की तरफ का। जबकि कर्क रेखा हमारे भारत को उत्तर और दक्षिण के भागों के अंदर बांटती है। पहला भूशिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण से संबंधित हमारा जो पहला भूशिखर रियो डी जेनेरो 1992 के अंदर हुआ था। अभिकथन और कारण पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। में अभिकथन और कारण के जो प्रश्न है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचे हैं। समझने की आवश्यकता है कि अभिकथन ए में क्या कहता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचे हैं। कारण पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। अब इसमें हमने देखना है कि कौन सा सत्य कौन सा है और वो उसका जो कारण है क्या वो सही है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन के अंदर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। ए कहता है कि ये दोनों सत्य हैं। अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या ये बात सही है? क्या पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचे ही ये सत्य है? बी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो वही बात आई, क्या ए और आर दोनों सत्य हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचे हैं? सी अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। वही बात फिर आई, क्या ए सत्य है लेकिन बी कहता कि अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। इसमें हम देखते हैं क्या पूर्वी घाट हमारे पश्चिमी घाट से ऊंचे हैं? नहीं,
ये अभिकथन ए असत्य है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो महानदी घाटी से लेकर के और दक्षिण में जो नीलगिरी की श्रृंखलाएं हैं वहां तक फैला हुआ है, ये सत्य है। इसमें हमारा उत्तर होगा डी, अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। नदियां पहाड़ों से उतरते समय शिवालिक की ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी संकरी पट्टी में कंकड़ जमा करती है। जिन विद्यार्थियों ने उत्तर भारत का जो जलोढ़ मैदान है उसका भौतिक विभाजन जिसको याद है, जिसने पढ़ रखा है, वो ये प्रश्न हल कर सकता है। कारनार इसी तराई के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत का जो मैदान है, गंगा सतलुज का जो मैदान है, उसके भौतिक जो विभाग हैं भाबर, तराई, भांगर और खादर हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। इसमें देखते हैं हम कि ए, नदियां पहाड़ों से उतरते समय शिवालिक की ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी संकरी पट्टी में कंकड़ जमा करती हैं, ये बात सत्य है। कारण आर कहता है इसी तराई के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसे भाबर के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसमें उत्तर होगा अब सी, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर उसका सही नहीं है, वो असत्य है। तो उत्तर है सी। भौतिक भूगोल के दो उप क्षेत्र बताइए। भौतिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं कि भू-आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, मृदा भूगोल है और समुद्र विज्ञान है। ये हमारी जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखाएं हैं। प्रकाश वर्ष से आपका क्या अभिप्राय है? प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करता है। तो एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। जैसे कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक मिनट में इतनी दूरी तय करेगा, एक घंटे में इतनी दूरी तय करेगा, एक दिन में इतनी दूरी तय करता है और एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। जवार्धन मुख क्या है? एक ऐसा तंग मार्ग है जिसके निर्माण में नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लेकर के आती हैं उनका जमाव अपने मुहाने पर नहीं करती हैं। वो जो अवसाद है वो डायरेक्ट समुद्र में जाकर के ही जमाव कर देती हैं, अंदर तक ले जाती हैं। तो एक चैनल बनता है, उस चैनल का नाम होता है जवार्धन मुख, एस्चुरी। भारत के पूर्वी तट पर के जो राज्य हैं उनके नाम बताइए। भारत के 2 तट हैं, एक पूर्व की ओर है और एक पश्चिम की ओर है। हमारे जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जो लगने वाले राज्य हमारे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे भारत के पूर्वी तट के राज्य हैं। जबकि अरब सागर की ओर लगने वाला जो हमारा तट है ये हमारा पश्चिमी तट है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसी वनस्पति जो मृदा और जलवायु के अनुसार पनपती है, जिनके पनपने में मानव का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? मानसून के समय में बहुत तेज वर्षा का अचानक हो जाना वो कहलाता है मानसून प्रस्फोट। भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के नाम बताइए। भारत के बाढ़ जो प्रवण क्षेत्र हैं वो, भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में गंगा नदी का बेसिन है। बात है कि जहाँ पे नदी घाटियां होंगी बाढ़ अक्सर वहीं पे आती हैं। तो हमारा गंगा नदी का बेसिन है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आता है और ब्रह्मपुत्र जो घाटी है
उसमें हमारा असम का क्षेत्र आता है। ये हमारे बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? लैंडस्लाइड हमेशा तो ढलान जहां होता है वहां पर होता है कि ढलान युक्त जो भूमि होती है उसमें अचानक से ऊपरी जो परत है वो नीचे की ओर खिसक जाती है, उसे कहते हैं भूस्खलन। जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों का वर्णन करें। हम पृथ्वी के यदि उसके केंद्र तक के बीच में से काट कर देखें तो तापमान, घनत्व और दबाव के आधार पर वहां पर 3 संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। तो वो 3 संकेंद्रीय परतें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इस ग्राफिक के माध्यम से हम देखते हैं कि भूप्रपर्टी हमारे स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी गहराई महाद्वीपों पर अलग है, महासागरों की तलहटी पर इसकी गहराई कम है, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इसकी गहराई अधिक होती है। इसके घनत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी जोमा, उसके बाद मेंटल। यह भूप्रपर्टी की दूसरी परत आती है जो भूप्रपर्टी के नीचे से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है वो कहलाता है मेंटल, जहाँ का तापमान है 870 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और निचला जो मेंटल है, क्रोड के नजदीक लगता हुआ जो मेंटल है, इसका तापमान जो है 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक का जो भाग है उसको कहते हैं क्रोड। अब क्रोड पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक है। इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग हमारा है आउटर कोर, कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई तक का ये जो भाग है ये हमारा आउटर कोर है, जबकि 5150 से लेकर के 6371 तक पृथ्वी के केंद्र तक का जो भाग है वो हमारा आंतरिक क्रोड कहलाता है। अब आंतरिक क्रोड का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या है? अब हमारे महासागरों का जो तल है वो नियतकालिक रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे बैठता है। इसी समुद्र के नियतकालिक तल के ऊपर उठने और नीचे बैठने की जो क्रिया है इसको कहते हैं ज्वार भाटा। और इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है कि हमारे सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमारे इस जलीय पार्ट के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, जिसके कारण वो समुद्र का तल ऊपर उठता है। जैव विविधता के विभिन्न स्तरों का वर्णन करें। जैव विविधता किसी निश्चित क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनकी जो संख्या है उसमें जो विविधता है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। अब इसके जो स्तर हैं जैव विविधता के, पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें आनुवंशिक गुणों के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उसके लिए जीन उत्तरदायी होते हैं, जिनमें जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जो एक समान लक्षणों वाले जीव होते हैं उसको एक प्रजाति बोला जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भेजने वाले जो आनुवंशिक जो गुण हैं उसको कहते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता से बोध होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियां कितनी हैं। और तीसरा हमारा है पारितंत्रीय जैव विविधता। पारितंत्रों के प्रकार में जो व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें मरुस्थल में अलग प्रकार की जैव विविधता है, तटीय क्षेत्र में अलग प्रकार की है, झील के अंदर अलग प्रकार की है। तो ये अलग अलग पारितंत्रों के अंदर जो जैव विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये थी हमारी जैव विविधता के विभिन्न स्तर। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। अब ये हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानी भाग हैं। ये हमारा पूर्वी तटीय मैदानी भाग है, जबकि ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग है। अब इसमें अंतर क्या दिखाई देता है, पहले हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान का अंतर। तो पूर्वी तटीय मैदान हमारे पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई अधिक है।
अब ये बंगाल की खाड़ी और ये हमारा जो पूर्वी घाट है, इसके मध्य के अंदर स्थित है। इस मैदान में नदियां डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो भाग हैं वो समुद्र से उभरे हुए हैं, समुद्र से ऊपर उठे हुए भाग हैं जो हमारे पूर्वी तटीय मैदान हैं, जबकि पश्चिमी तटीय जो मैदान हैं वो पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़े हैं। इतनी अधिक चौड़ाई उनकी नहीं है। ये मैदान तंग हैं। ये मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है, इनके मध्य में स्थित हैं। इनकी ढाल तीव्र है, क्योंकि नजदीक पश्चिमी घाट है जिसके कारण तीव्र ढाल है, इसलिए नदियां अरब सागर के अंदर सीधी जा गिरती हैं और किसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसी कारण से इन मैदानों की चौड़ाई कम है। तो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये हमारे समुद्र के डूबे हुए भाग हैं, निमज्जित भाग हैं, इसलिए इस क्षेत्र के ऊपर बहुत सारी जो पतन है उनका निर्माण आसानी से हुआ है। ये थे हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर। भारतीय मानसून पवनों की विशेषताएं लिखनी है। तो पहले हम बताते हैं कि मानसून है क्या। मानसून शब्द जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुवत परिवर्तन होना। कि पवनों की दिशाओं में ऋतु अनुसार परिवर्तन होता है। हमारे भारत में भी पवनों का इसी प्रकार से ऋतुवत परिवर्तन होता है कि 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर 6 महीने, इसलिए इसको हम मानसून कहते हैं। हमारे मानसून की जो विशेषताएं हैं वो है मानसूनी वर्षा अनियमित और अनिश्चित है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो होगी, समय पर होगी, उसका कोई समय भी नहीं है। यह वर्षा केवल साल के 4 महीनों के दौरान होती है। हमारी ये जो वर्षा है ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर, ये इन्हीं 4 महीनों के अंदर होती है, जिसको हम चौमासा बोलते हैं। मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती है, रुक रुक करके होती है। कि ये जरूरी नहीं है कि लगातार चलती रहे, बीच में गैप आ जाता है। और मानसूनी पवनों को प्रादेशिक स्वरूप जो है वो अलग अलग है, हर जगह पे एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे भारत के अंदर लगभग एक साथ वर्षा करती है, इसलिए जलवायु की व्यापक एकता का एक उदाहरण भी है। वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। भारत सरकार ने वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का देश है, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके 33% क्षेत्रफल वन होने चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए भारत ने जो कदम उठाए गए हैं वो था कि 1952 के अंदर एक वनों को बचाने के लिए नीति बनाई गई थी और फिर 1988 में उसको संशोधित किया गया था। थोड़ा वनों को बचाने के लिए और कठोर नियम अपनाए गए थे, जिनको हम वन नीति कहते हैं। देश के 33% का क्षेत्रफल वन लगाने का जो उद्देश्य था वो रखा गया था। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाए गए। जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना एक मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक वानिकी के द्वारा वन आवरण का विस्तार करना, इस समाज का सहयोग लेकर के वनों को और अधिक मात्रा के अंदर लगाया जाए। मरुस्थलीकरण व मृदा अपरदन को रोकना, ये हमारे उद्देश्य थे, लक्ष्य थे। इनको पूरा करने के लिए ये कार्य किए गए थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्णन करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो अक्टूबर से नवंबर में प्रारंभ होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के दोनों गोलार्धों में होती है, जो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। दोनों गोलार्धों के अंदर 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति वो उष्णकटिबंध के विस्तृत महासागरों के जो महासागर उनके पश्चिमी भागों पर होती है। वहां सवन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हुई वायु अधिक आर्द्रता ग्रहण करती है, जो इन चक्रवातों के उत्पन्न का एक मुख्य कारण है। उसकी शक्ति है, पावर है।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण और कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये हवाएं चक्रीय रूप धारण कर लेती हैं, जो चक्रवात बनता है। उत्पन्न होने की दशाएं हैं कि वायुमंडल शांत हो, पवन की गति मंद हो, विस्तृत समुद्री जो क्षेत्र है उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, सापेक्ष आर्द्रता उच्च हो, निम्न वायुदाब हो। ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से छोटे होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लंबे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि ये इतने अधिक बड़े क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते। इनका जो व्यास है वो 100 से 700 किलोमीटर तक का होता है और जिसके केंद्र में जो दाब प्रवणता है वो अधिक होती है। केंद्र के अंदर इसमें 960 मिलीबार और बाहर की ओर 1020 मिलीबार तक वायुदाब हो सकता है। और केंद्र में निम्न वायुदाब होने के कारण पवनों की जो गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, जो एक चक्रीय रूप में बन जाती है। प्रभाव अधिक तेज पवनों और भारी वर्षा के कारण जो तटीय क्षेत्र हैं वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अत्यधिक विनाश उन क्षेत्रों के ऊपर होता है, जैसे हमारे भारत का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। क्षेत्रों के साथ इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भारत में हम चक्रवात कहते हैं, कैरिबियन सागर में इनको हरिकेन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं, उत्तर पश्चिमी जो प्रशांत हैं वहाँ पे टाइफून कहते हैं, जापान में ताइफू कहा जाता है और फिलीपींस में इनको बागियों के नाम से जानते हैं। सुविधता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को विभिन्न सुविधता के क्षेत्रों में विभाजित कीजिए और इसके निवारण के कुछ उपाय भी बताइए। सुविधता वह सीमा है जब तक कोई व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र पर आपदा का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सुविधता है कि मानव वो आपदा मानव को कितना प्रभावित करने की क्षमता रखती है, वो कहलाती है सुविधता। सूखा, बात आती है सूखे के सूखे के आधार पर भारत को तो लंबे समय तक वर्षा ना हो और वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाए तो उस क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इसके कारण हम उसको सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। सूखे के आधार पर भारत के सुविधता के जो क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, जहाँ सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, वो हमारा है राजस्थान का अरावली का पश्चिमी भाग में हमारा जैसलमेर और बाड़मेर थार डेजर्ट आता है। कच्छ का जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है वो अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और तमिलनाडु का कोयम्बटूर पठार। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान का उत्तरी भाग जो पंजाब के साथ और हरियाणा की सीमा के साथ में लगता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा और महाराष्ट्र के कोंकण को छोड़कर कर्नाटक का आंतरिक भाग। अपक्षय क्या है? भौतिक अपक्षय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। मौसम के जो स्थैतिक प्रभाव हैं उनसे या जीवों के द्वारा सेलों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय निम्नलिखित प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, सेलों का जो विघटन है वो भार विहीन कारण एवं दाब मुक्ति यानी कि भौतिक कारकों के द्वारा हो कि अत्यधिक दबाव से या ताप से सेलों के जो कण है वो संकुचित होते हैं, दबे हुए होते हैं। इस चीज के ऊपर यदि ज्यादा दबाव पड़ता है तो उसके जो कण है वो दब जाते हैं। समय के साथ यदि उनके ऊपर से उनका आवरण हट जाए, दबाव हट जाए, ऊपर की जो परत है वो किसी अपर्दन के कारण हट जाए या मानव के द्वारा हटाया जाए, तो नीचे दबी जो सेलें हैं वो एकदम से दाब मुक्त हो जाती हैं और फैलने लगती हैं। जब वो फैलती हैं तो उनके अंदर दरारें आ जाती हैं और दरार आने के बाद उन सेलों का विघटन होना शुरू हो जाता है, टूटने लग जाती है। तापमान परिवर्तन एवं विस्तारण, शुष्क और उष्ण जो मरुस्थल हैं जहाँ पे दैनिक तापांतर अधिक होता है कि दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है जबकि रात्रि का तापमान बहुत
कम हो जाता है, जिसको हम दैनिक तापांतर बोलते हैं। तो वहाँ ताप विघटन का सबसे बड़ा साधन है तापमान परिवर्तन। इन क्षेत्रों में दिन में अधिक तापमान होने से सैलें फैलती हैं। तापमान अधिक हुआ, सैलें फैलने लगी। रात को अचानक तापमान कम हुआ तो सैलें सिकुड़ने लगी। तो इस प्रकार बार बार फैलती हैं, बार बार सिकुड़ती हैं, जिसके कारण उन सेलों के कणों में तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण उनमें दरारें आती हैं और सेलें टूटने लगती हैं। हिमीकरण और पिघलन उच्च अक्षांशों के अंदर या पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें जब तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तो पानी जम जाता है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन फैलता है, आयतन बढ़ जाता है, तो सेलों के ऊपर दबाव डालता है। सेलों की दरारों के अंदर जो पानी रात को जम जाता है तो वो उन दरारों में आयतन बढ़ने से उस सेल के ऊपर दबाव डालता है, जिसके कारण वो दरार और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है और एक दिन वो सेल टूट जाती है। इसको बोलते हैं हिमीकरण और पिघलन। लवण अपक्षय सेलों के छिद्रों में जो जमा खारे पानी के है उसका जब वाष्पीकरण होता है, उस वाष्पीकरण से उस सेल के दरारों में नमक के रवे बन जाते हैं और फिर जब नमक के रवे बन जाते हैं तो जलयोजन, वो नमक उस जल को ग्रहण कर जाता है और फिर तापीय कारणों के द्वारा वो लवण फैलने लगते हैं और फैलते हुए लवण चट्टानों के ऊपर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण सेलें टूट जाती हैं। तो ये था हमारा भौतिक अपक्षय। पृष्ठीय क्षेत्र में पवन के कार्यों का वर्णन करें। अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां पे शुष्कता के कारण वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है और जो रेत के कण है वो खुले हुए होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी तेज पवन चलने पर रेत के कणों को अपने साथ उड़ाना शुरू कर देती है और जहां पे उस पवन की गति कम होती है उन रेत के कणों को वहां पे निक्षेपित करना छोड़ना शुरू कर देती है। और पवन के अपर्दन से और निक्षेपण से जो आकृतियां बनती हैं उनको हम वातज आकृति कहते हैं और यह कार्य केवल शुष्क और उष्ण क्षेत्रों के अंदर ही होता है। पवन के जो कार्य हैं उनमें पहला कार्य है पवन का अपर्दन कार्य, दूसरा है निक्षेपणात्मक कार्य। पवन का अपर्दन कार्य, पवन अपनी गति के अनुरूप जो असंगठित रेत के कण हैं उनको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और उन्हीं कणों को अपने औजारों के रूप में इस्तेमाल करती है, टूल के रूप में इस्तेमाल करती है और जिन सेलों के ऊपर प्रहार करती है उनके ऊपर रेगमार की भांति काम करती है, उनको घिसाती है, तोड़ने का काम करती है। तो परिवहन का जो अपर्दन का जो कार्य है वो तीन रूप से करती है। अपवाहन, रेत के जो असंगठित कण हैं उनको अपने साथ सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ा के लेके जाती है, तो हम परिवहन कार्य कहते हैं। ये पवन का अपवहन कार्य है। सन्निघर्षण, इस कार्य में जो पवन के साथ में उड़े हुए रेत के कण हैं वो उड़ते हुए आपस में एक दूसरे के साथ टकराते जाते हैं, टकरा करके छोटे होते जाते हैं। अपघर्षण, पवन के साथ उड़ते हुए वो रेत के कण रास्ते में आने वाली सेलों के ऊपर प्रहार करते हैं और उनको खुरचने का, घींचने का काम करते हैं और पवन के अपर्दनात्मक जो कार्य हैं उनसे विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें वातगर्त है, छत्रकशिला है, जूजन है, यारडांग है, इंसेलबर्ग है, पाषाण जालक है, भूस्तंभ है या विंड विंडो है। पवन का निक्षेपणात्मक कार्य, पवन अपने साथ जो अपवहन करके लेके आई थी उन रेत के कणों को गति कम होने पर जमाव करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपने साथ लाए हुए भारी कणों को छोड़ती है, उसके बाद लंबी दूरी तक हल्के कणों को परिवहन करती है और बाद में उन सबसे हल्के कणों को भी निक्षेपित कर देती है। तो निक्षेपण से बहुत सारे आकृतियों का निर्माण करती है, जैसे बालू के टिब्बे हैं, परखान हैं, सीफ हैं,
बहुत सारी उर्मिकाएं बनती हैं। लोएस, जो वायु के द्वारा, पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जो मैदान बने हैं, पेडिमेंट है और बजादा है, ये हमारे पवन के निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी के चारों कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर फैले वायु का जो आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली गैसें पाई जाती हैं। इससे वायुमंडल अलग अलग तापमान व घनत्व वाली विभिन्न परतों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के नजदीक जो घनत्व है अधिक है, ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि गैसों की जो घनत्व है वो अलग अलग हैं। सारी गैसें हमारी जो पृथ्वी के नजदीक हैं, जबकि हल्की जो गैस है वो पृथ्वी से अधिक ऊंचाई के ऊपर है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। पहली हमारी है अक्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ में कम होता जाता है और इसी परत के अंदर जलवाष्प पाए जाते हैं, और जलवाष्प होने के कारण सभी प्रकार की मौसमी जो घटनाएं हैं इसी में घटती हैं, इसलिए इसको मौसमी परिवर्तनों की परत भी कहा जाता है। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली एक छोटी सी पतली परत है जिसको हम अक्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो परत है उसको कहते हैं। उच्च ऊंचाई तक इस परत में जो तापमान है एक समान रहता है, इसलिए इसको समताप कहा गया है। उसके बाद ओजोन परत की उपस्थिति के कारण तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज है, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनको अवशोषित करती है, जिसके कारण इस परत का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल, समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और इस परत में तापमान एक बार फिर से कम होने लगता है और मध्यमंडल में प्रवेशी सौर विकिरण के अवशोषण के लिए ना तो जलवाष्प है, ना धूल के कण है और ना ही ओजोन है। और सूर्य से आने वाला जो सूर्य तप है उसका जब तक अवशोषण नहीं होगा वहां पे तापमान नहीं बढ़ता है, इसलिए इस परत में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है। मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको मध्य सीमा कहा जाता है। तापमंडल, वायुमंडल की चौथी परत है जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत के शुरू होते ही तापमान बढ़ने लगता है और 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान में यह वृद्धि होने का एक कारण है कि वहां पे जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण होता है। इस परत में घनत्व नहीं है, न के बराबर है। इस परत में गैस के कण जो है विद्युत आवेशित हैं, तो गैस हैं उनके जो कण हैं वो विद्युत को आवेशित करने वाले होते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। इसलिए इस परत को 340 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी परत है तो गैसेस के आयन वो हमारी रेडियो तरंगों को वापस धरती के ऊपर भेजने का काम करते हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर है। यहाँ की वायु अत्यंत विरल है जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और इस परत का जो तापमान है 300 से 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे हल्की जो गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम वो हमारे इसी बहिर्मंडल में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन क्या है, इसके कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। भूमंडलीय तापन, मानवीय कारणों से वायुमंडल का सामान्य से अधिक गर्म होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। हमारे वायुमंडल में बढ़ते हरित ग्रह प्रभाव से गैसों के सांद्रण वाली जो गैसें हैं वो बढ़ रही है। सूर्य तप पृथ्वी की ओर लघु तरंगों के रूप में होता है, जिससे वायुमंडल इसका केवल 14% भाग ही अवशोषित कर पाता है। इसके कारण वायुमंडल सीधे सूर्य से आने वाले जो सौर विकिरण है उससे गर्म नहीं होता। पृथ्वी की ओर से उष्मा जो दीर्घ तरंगों में वापस लौटती है तो कुछ गैसें उसको अवशोषित कर लेती हैं और जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, और यही गैसें हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसें होती हैं और इसी इफेक्ट को हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। हरित ग्रह प्रभाव वाली जो गैसें हमारी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
भूमंडलीय तापन के कारण इन गैसों के बढ़ने के कारण क्या रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इनके बढ़ने के कारण है जैविक ईंधनों का बढ़ता उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि, कि हमने खनिज तेल, कोयला, लकड़ी, इन जो जैविक खनिज हैं, जो जैविक ईंधन है, उनका अत्यधिक उपयोग बढ़ा है। औद्योगिक विकास के अंदर बढ़ा है या ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत बढ़ा है। भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण जंगलों की कटाई, क्योंकि भू उपयोग जो है उसको हमने एग्रीकल्चर के अंदर लिया या अन्य संसाधनों के अंदर लिया, अन्य कार्यों के अंदर उसको सम्मिलित किया गया, जिसके कारण जंगलों की कटाई करनी पड़ी, वनों की जो संख्या है वो कम हुई। बढ़ता औद्योगिकरण, उद्योगों के अंदर से निकलने वाले बहुत सारे जहरीली गैसेज तो ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। बढ़ते परिवहन के साधन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में वृद्धि, अत्यधिक प्रशीतन उपकरणों का बढ़ता उपयोग, क्योंकि अत्यधिक प्रशीतन जो रेफ्रिजरेशन का कार्य है, एयर कंडीशन का कार्य है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है, जो एक हरित गृह प्रभाव वाली गैस होती है। बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण बढ़ने से हमारे जो वनों के अधीन भूमि है उसका क्षेत्र संकुचित होता जाता है। भूमंडलीय तापन के प्रभाव, औसत तापमान बढ़ने से हिमानियां पिघलने लगेंगी, क्योंकि हमारी धरती का जो औसत तापमान है यदि वो बढ़ जाता है तो हमारी जो हिमानियां हैं, चाहे वो अंटार्कटिका के ऊपर है, चाहे वो आर्कटिक के ऊपर हैं या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर हैं, वो पिघलने लगती हैं। हिमानियों के पिघलने से महासागरों का जो जल स्तर है, क्योंकि वो पिघला हुआ पानी महासागरों के अंदर आएगा, उनका स्तर ऊंचा उठेगा और तटवर्ती क्षेत्र हैं वो जलमग्न होंगे। पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। शीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी और उष्ण क्षेत्रों में वर्षा की कमी होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होगी। धरातल पर वनस्पति का प्रारूप बदल जाएगा। फसल प्रतिरूप में बदलाव होगा, कि आज का जो फसल पैटर्न है कि हमारा रबी और खरीफ, तो वो पैटर्न बदल जाएंगे। रबी के समय में खरीफ हो जाएगा और खरीफ के समय में रबी। एक बार बाढ़ आएंगी, क्योंकि बर्फ इतनी पिघलेगी तो नदियों के अंदर बाढ़ आएंगी, और जब सारा पानी पिघल कर समुद्र के अंदर चला जाएगा तो वो क्षेत्र भयंकर सूखे से प्रभावित होंगे। ऋतुएं अनिश्चित हो जाएंगी, बेमौसम बरसात होंगी और जनसंख्या का बड़े स्तर पर स्थानांतरण होगा, क्योंकि कोई क्षेत्र यदि समुद्र के अंदर जलमग्न होगा तो वहां से बहुत सारी मात्रा में जनसंख्या दूसरी जगह के ऊपर स्थानांतरित होगी। जिस क्षेत्र के अंदर भयंकर सूखा आएगा वो किसी दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होगा। भारत के तटीय मैदानों का वर्णन, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो हमारी 5600 किलोमीटर की है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर लगता है। स्थिति और भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो तटीय मैदान है वो दो प्रकार के हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ये मैदान पश्चिमी घाट की ओर अरब सागर तट के बीच में स्थित है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। ये मैदान जलमग्न तो मैदानों के उदाहरण हैं, जो एक संकीर्ण पट्टी में है। ये भाग पतनों और बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक दशाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जलमग्न भाग है। खंबात की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरी तक फैला हुआ है। गुजरात के अंदर जो खंबात की खाड़ी है वहां से लेकर के और कन्याकुमारी अंतरी तक फैला है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी जगह पे एक जैसी नहीं है। इस मैदान के उत्तर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि मध्य में ये मैदान संकीर्ण है। दमन से गोवा तक का जो भाग है, खंबात की खाड़ी से लेकर के और गोवा तक का जो भाग है उसको कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से मैंगलोर तक का जो तट है उसको कन्नड़ तट कहते हैं, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो 500 किलोमीटर का भाग है उसको हम मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट से अरब सागर में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां अपना पानी गिराती हैं, लेकिन डेल्टाओं का निर्माण वो नहीं करती हैं। इस मैदान के ऊपर मालाबार तट पर बालू के टिब्बे और लैगून भी पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो हमारे बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित हैं, ये मैदान अनुमजित मैदानों के उदाहरण हैं। समुद्र से उभरे हुए जो भाग हैं वो हैं। उत्तर में सवर्ण रेखा जो नदी है वहां से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरी तक विस्तृत हैं। ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं, क्योंकि इस मैदान में
महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, इसलिए ये मैदान अधिक चौड़ाई में है। महानदी से कृष्णा नदी के बीच का जो मैदान है उसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि कृष्णा से कावेरी नदी के भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। उभरा हुआ तट होने के कारण, क्योंकि समुद्र से ऊपर उठा हुआ भाग है, कारण यह पतनों के विकास के लिए इतना अधिक विकसित क्षेत्र नहीं है। इस तटीय मैदान में लैगून पाए जाते हैं, पाए जाते हैं में चिल्का झील उड़ीसा में व पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में इसकी प्रसिद्ध लैगून है। यह मैदान अधिक उपजाऊ है। तमिलनाडु का एक जिला है तंजावुर जिला, जो अधिक उपजाऊ होने के कारण इसको दक्षिण का उद्यान भी कहा जाता है। वही मैप के ऊपर देखते हैं कि हमारे जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारा जो क्षेत्र दिखाया गया है ये पश्चिमी तटीय मैदान है, जो दमन से लेकर के और गोवा तक का भाग है, इसको हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद मैंगलोर से लेकर के और कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है ये हमारा तट कहलाता है, क्योंकि पश्चिमी जो तटीय मैदान है कि यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी से महानदी से लेकर के और कृष्णा नदी तक का जो भाग है ये उत्तरी सरकार कहलाता है, जबकि कृष्णा से लेकर के और कावेरी नदी तक का जो भाग है ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। गंगा नदी तंत्र के बारे में समझाइए कि गंगा नदी क्या है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत के अपवाह क्षेत्रों में भी सबसे, इस नदी का यदि अपवाह क्षेत्र भी हम देखें तो सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, जो भारत की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो महत्व है वो आर्थिक रूप में भी है, सांस्कृतिक रूप में भी है और धार्मिक रूप से भी हमारे लिए पूजनीय नदी है, जो एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उद्गम यदि हम देखें तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल में एक केदारनाथ क्षेत्र है। उस केदारनाथ चोटी के ऊपर गंगोत्री हिम नदी से तो 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से इसका उद्गम होता है। इस नदी की शुरुआत दो नदियों के मिलने से होती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलती हैं, जहां से इसका नाम गंगा होता है। लेकिन अलकनंदा की शुरुआत भी दो नदियों के मिलने से होती है, जो बद्रीनाथ के पास सतोपद हिमनद है, वहां से दो छोटी नदियां निकलती हैं, धौली और विष्णु। धौली और विष्णु जहां पे मिलती हैं वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा में एक सहायक नदी पिंडार आकर के मिलती है, जहां पे कर्ण प्रयाग बनता है। और फिर काली और मंदाकिनी अलकनंदा में रुद्र प्रयाग पर आकर के मिलती है। दूसरी तरफ से भागीरथी आती है, तो अलकनंदा के साथ गोमुख में मिलती है और जहां देव प्रयाग बनता है, और वहां से हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2525 किलोमीटर का सफर करती हुई और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। तो गंगा नदी तंत्र के ऊपर बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र कैसा है। तो गंगा नदी हमारे उत्तराखंड के ऊपर जो क्षेत्र है केदारनाथ बद्रीनाथ का, गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां से निकलती हैं और वहां से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलन स्थल के ऊपर होती है, तो गंगोत्री हिम नदी से निकलती हैं और एक स्तोपद हिम नदी से निकलती है। अलकनंदा खुद दो नदियों के मिलने से बनती है कि बद्रीनाथ के ऊपर से विष्णु निकलती है और स्तोपद हिमनद के ऊपर से एक विष्णु निकलती है, तो मिलते हैं विष्णु प्रयाग के ऊपर। उसके एक तरफ से पिंडार नदी आकर के मिलती है, तो कर्ण प्रयाग के ऊपर मिलती है, और एक तरफ से केदारनाथ की जो क्षेत्र है वहां से मंदाकिनी और काली नदी आकर के मिलती हैं, तो रुद्र प्रयाग पर मिलती है। तो इस प्रकार नदियाँ, गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो
देवप्रयाग तक 4 प्रयागों का निर्माण कर लेती हैं और देवप्रयाग से लेकर के गंगा बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, अभी प्रयागराज में हमारा कुंभ का जो मेला लगा था वो क्षेत्र, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल के ऊपर इसमें एक बैराज का निर्माण किया गया है, फरक्का बैराज। इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है रामगंगा, तो 596 किलोमीटर लंबी है। इसकी पहली सहायक नदी है जो कन्नौज पर आकर के मिलती है। दूसरी जो सहायक नदियां हैं वो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और नेपाल हिमालय से निकलने वाली जो हमारी एक नदी है गोमती, जो गाजीपुर में आकर के मिलती है। दूसरी शारदा और घाघरा जो नदियां हैं वो निकलती हैं और छपरा में आकर के गंगा के साथ में मिलती हैं। और एक गंडक है जो सोनपुर में आकर के मिलती है, और एक कोसी है जो बिहार के कुर्सेला में आकर के मिलती है। और कोसी नदी के अंदर बहुत सारी बाढ़ें आती हैं, इसलिए बिहार का शोक बीज को कहा जाता है। और इसकी एक आखिरी सहायक नदी है महानंदा, जो फरक्का बैराज पर आकर के मिलती है। ये थी इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां। अब बात करते हैं दाईं ओर की सहायक नदियां। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, तो प्रयागराज पर इलाहाबाद में आकर के इसके साथ में मिलती है। यमुना के ऊपर अंदर भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जो चंबल 960 किलोमीटर यमुना में मिलती है। उसके बाद बेतवा और टेन, जो हमारे विंध्याचल क्षेत्र से निकलने वाली हैं, उन पठारी भाग से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, वो यमुना की सहायक नदी बनती है। और फिर यमुना इन नदियों को अपने साथ मिला करके प्रयागराज में गंगा के साथ में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त तो दाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है सोन, जो पटना में गंगा की सहायक नदी बनती है, और एक मिलती है हुगली, जो फरक्का बैराज पर जाकर के मिल जाती है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। अब आता है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। थार रेगिस्तान, नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, चिल्का झील, ईटानगर। ये है हमारा थार रेगिस्तान। राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का क्षेत्र है, जो जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र शामिल है। ये हमारी है नर्मदा नदी, नंबर 2। नंबर 3 खंबात की खाड़ी, नंबर 4 चिल्का झील, और नंबर 5 है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। ये था हमारा 11वीं भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू।